नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। सुशांत की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सफलता की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। आए दिन उसके लिए अभिनंदन समारोह आयोजित हो रहे थे। मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज भी हम ऐसे ही एक समारोह में आमंत्रित थे। काश सुयश भी आज हमारे बीच होते। सुयश की स्मृति के साथ ही मेरा मन अतीत के गोते लगाने लगा। सुशी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? पार्टी के लिए देर हो रही है। याद है ना, तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट स्टारबक्स कैफे में पार्टी है। मैं तैयार होकर बाहर आई और बेटे सुशांत को अभी तक टीवी में आंखें गड़ाए बैठे देखा तो मन ही मन झल्ला उठी। पर टीनेजर संतान को झिड़कना उचित न समझते हुए मैंने उसके स्वर को लगभग कोमल बना लिया था। बस मम्मा, अभी खूनी का पता चलने ही वाला है। मुझे लगता है वो ब्लू स्कार्फ वाली लेडी ही कातिल है। मेरा धैर्य जवाब देने लगा। ओफो, तुम्हारे ऊपर ये डिटेक्टिव सीरियल्स का भूत कब उतरेगा? सीरियल्स खत्म होगा तब तक तो पार्टी भी खत्म हो जाएगी। पापा कार निकालने के नीचे गए हैं, अभी चलो जल्दी से। कहते हुए मैंने टीवी बंद कर दिया तो सुशी को मजबूरन उठना ही पड़ा। शहर के सबसे महंगे और आलीशान रेस्टोरेंट स्टारबक्स कैफे में आयोजित हो रही पार्टी में इन्विटेशन मिलना ही अपने आप में गर्व की बात थी। चूंकि इनविटेशन मेरी सहेली माया की तरफ से था तो मैं कुछ ज़्यादा ही प्राउड और एक्साइटेड फील कर रही थी। उसके पति को बिजनेस में बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ था। इसी खुशी में पति के बिजनेस मित्रों के अलावा उसने सभी रिश्तेदारों और हम कुछ चुनिंदा सहेलियों को भी सपरिवार आमंत्रित किया था। रास्ते भर मैं उत्सुक मन से अपनी माया की दोस्ती के किस्से ही बयां करती रही, जिसे पति सुयश तो दिलचस्पी लेकर सुनते रहे। पर सुशी का मूड अभी भी उखड़ा हुआ था। मैंने उसके मनपसंद सीरियल के बीच से जो उसे उठा दिया था। अभी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में पहुंचते ही इसका मन खुश हो जाएगा सोचकर मैंने अपने मन को तसल्ली देने का प्रयास किया। लेकिन रेस्टोरेंट पहुंच के मैं अपनी सहेलियों में ऐसी डूबी कि बेटे और पति का किसी का ख्याल भी नहीं रहा। एक वेटर द्वारा 2-3 बार किसी को पुकारने पर मेरा ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ। देखा 2-3 टेबल छोड़ के बैठे सुशी को एक वेटर बार बार कुछ पूछ रहा था। सर, आप कुछ लेंगे? लेकिन सुशी था कि अपनी ही सोच में डूबा हुआ ना जाने कहाँ नजरें गड़ा के बैठा था। सुशी, कहाँ ध्यान है बेटा तुम्हारा? लो तुम्हारा फेवरेट फ्रूट पंच। मैंने वेटर की ट्रे से सुशी की मनपसंद ड्रिंक उठा के उसके सामने रख दी। ओफो मम्मा, आप? मम्मा, वो जो उधर खिड़की के पास एक लेडी बैठी है ना। सुशी ने इशारा किया तो मेरी नजरें भी उठ गई। एक लेडी खिड़की की तरफ बाहर देखते हुए कॉफ़ी पी रही थी। वो ही किलर है। देखो, मैंने उसके हैंडबैग के पास ब्लू स्कार्फ और मुझे लगता है उसके खून से सना हुआ चाकू भी उसने छुपा रखा है। सुशी मेरे कान में फुसफुसाया तो मैंने अपना सिर पकड़ लिया। ओफो, वो टीवी सीरियल है मम्मा, वो सत्य घटनाओं पर आधारित है। किलर अभी तक नहीं पकड़ा गया है। सुशी का दिमाग भ्रमजाल से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि मेरा मन सहेलियों की बातों में ही अटका हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है, पहले ये फ्रूट पंच ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलवाती हूँ जो तुम्हारी हम उम्र है। अपनी सहेली के साथ मैं झुंड में पहुँच गई थी, अपनी जिम्मेदारी बस ख़त्म मान के। अचानक टन से कुछ गिरने की आवाज़ आई और फिर मैं तुरंत परिचित स्वर यही है गूंजा तो मैं तुरंत चौंक गई। सुशी की तरफ जब नज़रें घुमाई तो वो पाया अपनी सीट से नदारद है और खिड़की वाली टेबल के आसपास भीड़ जमा होने लगी थी। मैं और सुयश लगभग भागते हुए वहां पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर मैं सन्न रह गई। सुशी के हाथ में ब्लू स्कार्फ लहरा रहा था। जमीन पे सॉस से सनी हुई छुरी पड़ी थी। घबराई हुई लेडी बार बार गुहार लगा रही थी, मैंने चोरी नहीं की। मुझे तो छुरी का डिज़ाइन पसंद आ गया था। माया और उसके रिश्तेदार भी आ गए थे। मुझे मामला कुछ तो समझ में आ रहा था, पर काफ़ी कुछ अभी भी समझ से परे था। टीना, शांत हो जाओ। मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की। तुम्हें ये स्टाइलिश छुरी बहुत पसंद आ गई थी और इसी डिज़ाइन का पूरा सेट बनवाने के लिए तुमने ये छुरी उठाई थी। तूने मुझे ये सब तो बता दिया था। बच्चे को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप सब चलिए, पार्टी एंजॉय करिए। माया ने कहा तो उसके पति और बाकी घर वाले भी मेहमानों को समझाते बुझाते दूर ले जाने लगे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुशी की बदतमीजी के लिए मैं माया से माफ़ी मांगना चाहती थी, पर इस सफाई करवाने और वहाँ के स्टाफ से बात करने में लग गई। मेहमानों में चल रही खुसर फुसर ने मुझे इतना ही पता चल पाया कि वो लेडी टीना माया की सगी छोटी बहन है और आदतन चोर है। इतनी संभ्रांत फैमिली की महंगे कपड़ों और मेकअप में सजी लेडी चोर भी हो सकती है? मेरे सहित अन्य मेहमानों के भी गले ये बात नहीं उतर रही थी, पर सभ्यता के नाते हम सब खा पीकर चुपचाप लौट आए। लौटते वक्त सुशी सफाई देने लगा। मुझे बार बार शक हो रहा था कि उसके ब्लू स्कार्फ में खून से सनी हुई छुरी छुपी है, तो मैंने चुपके से स्कार्फ खींच लिया था। हम उसे पूरे रास्ते समझाते रहे कि वो अपने जासूसी के जुनून पे अंकुश लगाए, वरना किसी दिन बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है इस घटना से तुम्हारी सहेली और उसके परिवार वाले काफ़ी अपसेट हो गए। सुयश चिंतित थे।
हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं कल उसके घर जाके सारी सिचुएशन समझा के माफ़ी मांग लूँगी। अगले दिन ही मैं माया के घर पहुँच गई। उसने बुझे मन से मेरा स्वागत किया। रात वाली घटना की पीड़ा उसके चेहरे पे स्पष्ट दिख रही थी। सुशी के जासूसी के जुनून का हवाला देते हुए मैंने उसके सम्मुख आरंभ से अंत तक का सारा घटनाक्रम एक ही सांस में परोस डाला। पूरी बातें जानकर वो भी गंभीर हो गई थी। टीना के साथ ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम थी। वो मेरी लाडली छोटी बहन है। बचपन से ही जो चीज़ उसे पसंद आती थी बस उसे लेनी ही होती थी। हम मॉल भी घूम रहे होते तो अपनी पसंद की चीज़ उठा लेती। जब शॉपकीपर पीछे पीछे भागता हुआ आता तब हमें पता चलता। मम्मी पापा शर्मिंदा होते या तो वो चीज़ लौटा देते, यदि टीना ज़्यादा ही जिद पे उतर आती तो फिर खरीद लेते। बड़ी होती टीना को जल्दी समझ में आ गया कि केवल ऐसा बाजार में ही होना संभव है। अगर किसी के घर कोई चीज़ पसंद आ गई तो उसे पैसे देके हम नहीं ला सकते, पर उसको बाल सुलभ बुद्धि उसकी ऐसी चीज़ को चुपके से उठा के घर लाना और उसमें कपड़े खिलौने आदि काफ़ी समय तक तो हम में से किसी को भी पता नहीं चल पाया। लेकिन एक दिन जब मुझे शक हुआ, मैं और टीना एक ही रूम था, उसने एक पपेट से खेलते हुए जब मैंने देखा तो मैंने पूछा, ऐसी पपेट तो अंजू के घर में थी ना, तू उठा के लाई? वो डर गई और रोने लगी। मुझे दया आ गई। दीदी, मम्मी पापा को मत बताना, मुझे मार पड़ेगी। कितनी सुंदर है ना यह, कैसी आंखें मटकाती है। हम इसके साथ खेलेंगे, इसे उंगलियों पे नचाएंगे। वह नाचाने लगी। मैं भी थी उसी उम्र की, मेरे मन में भी उसे नचाने की ललक जाग उठी। मैंने मुंह सिल लिया। तब कहाँ इतनी समझ थी कि चोरी में सहभागी होना भी चोरी करने जितना ही बड़ा जुर्म है। मेरे मौन से टीना का साहस बढ़ता चला गया। जहाँ जो चीज़ पसंद आ जाती वो चुपके से अब उठा लेती। एक दो बार भेद खुल जाने पे मुझे उसका बचाव भी करना पड़ा, जैसे कल करना पड़ा था। मम्मी पापा जब ये भेद खुला उनके सामने, तब तक टीना काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। अब इस आदत को बचपना कह के नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था और अधिक समय तक छुपाया भी नहीं जा सकता था। चिंतित मम्मी पापा साइकेट्रिस्ट से मिले। डॉक्टर ने बताया कि बढ़ते बच्चों में आजकल किसी न किसी चीज़ के प्रति जुनून आम हो गया है। क्रिकेट का जुनून, सिने स्टार या मॉडल बनने का जुनून, सिक्स पैक एब्स का जुनून, सेल्फी लेने का जुनून, नए नए मोबाइल बाइक का जुनून। ये शौक या जुनून एक सीमा तक रहे तब तक तो सही है, पर जब पागलपन की हद पहुंच जाए तो खतरनाक साबित होने लगते हैं। दरअसल इस उम्र में शरीर में एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, फिजिकली भी और मेंटली भी, जो पूरी तरह से अपने जुनून को पूरा करने में झोंक देता है। समय रहते अगर जुनून को सही दिशा दे दी जाए तो बच्चा आगे चल के मेरेकल कर सकता है, पर अगर गलत दिशा की ओर चला गया तो बहुत दूर चला जाता है। उसे लौट पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि तब तक उसे सही गलत का भेद ही नहीं रहता। उसका एकमात्र लक्ष्य अपने जुनून को पाना हो जाता है। बड़े होकर ऐसे बच्चे या तो क्रिमिनल बन जाते हैं या मनोरोगी। टीना के बचपन का जुनून उचित दिशा निर्देश के अभाव में मनोरोग में तब्दील हो गया है। अब भरपूर प्यार दुलार और समझाइश के साथ साथ दवाइयों का भी सहारा लेना होगा। हम सब ये जानकर सन्न रह गए थे, खासकर मैं अपने आप को गुनाहगार मान रही थी। तब से टीना का ही इलाज चल रहा है और बहुत सुधार भी हो गया है, पर अभी और वक्त लग जाएगा। डॉक्टर के अनुसार हमें टीना को टीन एज में ही प्रोत्साहित करना चाहिए था कि उसे जो चीज़ पसंद आ रही है वह अपने बलबूते पर जायज़ तरीके से पाने का तरीका अपनाए। मसलन पपेट के लिए उसे समझाया जा सकता था कि थोड़ी मेहनत कर ऐसी पपेट वो खुद बना सकती है या अपनी बचत से नई खरीद सकती है, या टेस्ट में अच्छे नंबर लाने पे मम्मी पापा दिला देंगे तो वो अपनी समस्त एनर्जी उस ओर झोंक देती और चोरी जैसी गलत राह पे जाने से बच जाती। माया से मिलकर मैं घर लौटने तक मेरे दिमाग में भयंकर उथल पुथल मचने लगी। सुशी भी तो इसी उम्र के ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है। उसे जासूसी का शौक है। शौक क्या, पूरा जुनून ही है। बड़े होने तक उसका ये जुनून बरकरार रहे और ना रहे, वो अपने प्रोफेशन के तौर पे इसे अपनाए ना अपनाए, पर अभी समय रहते उसके जुनून को सही दिशा नहीं दी गई तो आगे जाके टीना की तरह उसका जुनून कहीं मनोरोग में बदल गया तो। सुशी का दिमाग तो तार्किक है, वो हर बात में तह तक पहुँच के ही दम लेता है, तो क्यों ना इस विलक्षण दिमाग को रचनात्मक सकारात्मक बातों में लगा दिया जाए, उसे साइंस मैथ के जटिल सवालों में उलझा दिया जाए, पहेलियों की भूल भुलैया में भटकने छोड़ दिया जाए। वही सवालों के जवाब निकालने में वो अपनी सारी एनर्जी खपा देगा और दिमाग दूसरी खुराफातों में नहीं भटक पाएगा। आफ्टर ऑल एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैंने उसी वक्त एक शॉप से उसकी उम्र के अनुकूल ज्ञान विज्ञान मैथ के जटिल सवालों वाली कुछ बुक्स, कुछ पजल्स, रॉबिक क्यूब आदि खरीदे और घर लौट के उसके टेबल पे सजा दिए।
मेरे आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा जब उसने पूरी शाम इसी में लगाया और बड़ी मुश्किल से उसे हेल्दी माइंड लाइज इन हेल्दी बॉडी का सबक सिखाते हुए बाहर खेलने के भेजा। तब से वो जब उसे फ्री टाइम मिलता तो वही इन्हीं सब में कार्यों में करता और बढ़ती एनर्जी को सही दिशा मिल गई तो अपने मुकाम पर पहुंच के उसने दम लिया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जब कैमरे का फ्लैश मेरी ओर चमका, मैं वर्तमान में लौट आई। स्टेज पे माइक थामे खड़ा सुशी अपनी सफलता का श्रेय मुझे देते हुए अपने स्टेज पे मुझे बुला रहा था, आमंत्रित कर रहा था और मैं अपने इस सही दिशा के दिए गए टीन एज में बच्चे को वही सोच के खुश हो रही थी। पर आप अपने बच्चे को टीन एज में सही दिशा जरूर दिखाएं, क्योंकि टीन एज बहुत ही खतरनाक एज होती है जब बच्चे गलत और सही दोनों ही दिशा में चल सकते हैं। पर आपका दिशा मार्ग दिखाना बच्चे को सही दिशा में ही लेके जाएगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।